नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास है इसमें हम एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। और पिछला जो मेरा क्लास था, पिछले क्लास में हम लोग जो है सो चैप्टर नंबर जो हम लोग का 3 नंबर चैप्टर चल रहा था, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया था और लास्ट में आपको हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिया है, जो कि वीडियो आपको कल ही हमने अपलोड किया था, जिसमें आपको टोटल लगभग अप्रोक्स हम मानेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया था। जो सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से जो है नोट्स में लिखिएगा, और वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अभी 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो आप लोग वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जो है सो पढ़िएगा, उसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा वो सारे क्वेश्चंस से। और वो सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आगे जो है सो आने वाले क्लासेज में उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस का तो आंसर हमने पहले ही बता दिया है, और कुछ आप लोग खुद से भी खोज के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है सो खोजने का प्रयास कीजिएगा, और फिर भी नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा क्लास होने वाला है इसमें आपको हम जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का, जो कि है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ को सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। दोस्तों आज इसी क्लास में आपको हम लगभग चैप्टर का जो होता है 1/3, ठीक है, मतलब कि जितना पढ़ना है उसका मतलब कि 1/3 जो भाग है वो आपको हम इसी क्लास में करवा देंगे, क्योंकि टाइम कम है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका नवंबर का जो मंथ है, यही मंथ में आपका बायोलॉजी है, जो कि हम पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन इधर जो है फेस्टिवल का सीजन के चलते थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेट हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है नवंबर में समाप्त कर दिया जाए। तो इसको हम 2 से 3 क्लास में आपका समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, वो छोटा है, उसको हम 1 दिन में भी कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 को। और 5 आपको हमने पढ़ा दिया है, हमारा पर्यावरण। 6 जो है वो आपको हम करवा देंगे, उसको इसमें 1 क्लास लगेगा। ठीक है, 1 या फिर 2 क्लास लगेगा, मैक्सिमम 2, और 1 क्लास में हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले कि आनुवांशिकता होता क्या है। ठीक है, इसको देखेंगे कि आनुवांशिकता होता क्या है। तो आप लोग पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आनुवांशिकता देखेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता। इसके बाद देखेंगे विविधता। विविधता क्या है? ठीक है, विविधता, विविधता। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 3rd नंबर पॉइंट। ये सभी पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पे आगे हम जो है सो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेंडल का प्रथम नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है, ये देखेंगे हम यहाँ पे। मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम नियम। इसके बाद 4था नंबर पॉइंट, 4th नंबर पॉइंट क्या कहता है? 4th पॉइंट आपका कहता है यहाँ पे, अगला जो पॉइंट है ये है आनुवांशिकता का जो भौतिक आधार है वो क्या है। ठीक है, तो आनुवांशिकता का भौतिक आधार देखेंगे। आनुवांशिकता का भौतिक आधार।
ये हो जाएगा आपका आनुवांशिकता का भौतिक आधार। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, जो 5 नंबर जो पॉइंट है वो आपका है आगे हाइब्रिड। हाइब्रिड हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड के बारे में आप लोग सुने होइएगा, तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड देखेंगे कि हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये फसलों में होता है हाइब्रिड, ठीक है। जैसे मक्का में हाइब्रिड होता है, मटर में होता है, और अभी तो कद्दू हो गया, सब कुछ में आपका हाइब्रिड आ चुका है। तो हाइब्रिड क्या होता है ये आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आगे है मेंडल का प्रयोग और लिंग निर्धारण। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण, ठीक है। लड़का कैसे, लड़की कैसे, मतलब ठीक है, कैसे लड़का होता है, कैसे मतलब जो पूर्व में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कैसे बताया जाता है कि या तो जो माँ के गर्भ में जो पल रहा है अभी जो शिशु, वो या तो लड़का है या लड़की है। ये लिंग निर्धारण कैसे होता है वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मेंडल का प्रयोग का, ठीक है। मेंडल ने जो प्रयोग किया था इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 नंबर पॉइंट आपका, मेंडल का प्रयोग। मेंडल का प्रयोग। अगला पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर जो पॉइंट है ये आपका है जीवाश्म। और जीवाश्म की आयु कैसे, कोई भी जीवाश्म, ठीक है, जो कुछ अवशेष मिलता है तो जीवाश्म हम लोग बोलते हैं। तो जीवाश्म हम लोग समझेंगे जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म तो आपको हमने पहले ही बताया था, जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं लंबे समय तक, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, तो वो सभी जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का जो कितना पुराना है, कितना समय पहले का ये जीवाश्म है, कैसे पता चलता है, तो इसका आयु ज्ञात कैसे किया जाता है, इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवाश्म और इसके आयु ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जीवाश्म और इसके आयु ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, यहाँ पे हम लोग जो है सो इस चीज को देख लेंगे। जीवाश्म क्या होता है, इसके आयु ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं, कैसे इसका आयु ज्ञात किया जाता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों और कुछ है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। जैसे बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट, जो कि है उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण आपको पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसी को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, बहुत सारे को हम यहाँ से हटाए भी हैं, क्योंकि हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उपार्जित लक्षण आपका एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है, तो हम लोग को इसको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका डार्विनवाद का सिद्धांत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डार्विनवाद क्या है, डार्विनवाद, तो डार्विनवाद भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद 11 नंबर की बात कर लें हम। 11 नंबर की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 11 में आपका आता है समजात और विषमजात अंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सभी, ठीक है। समजात और विषमजात, समजात और विषमजात अंग, सबको आप लोग एक एक करके यहाँ पे लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। अब 12 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। और 12 में आता है सबसे लास्ट में अवशेषी अंग। जो अवशेषी अंग हैं ये क्या होते हैं, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी का एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। समजात विषमजात अंग, इसका एग्जाम्पल, और अवशेषी अंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है।
तो दोस्तों ये है, आप लोग इसका जल्दी से इसको चाहें तो इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे उसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है आनुवंशिकता को देख लेंगे, विविधता को देख लेंगे, मेंडल का जो प्रथम नियम है इसको भी देख लेंगे, आनुवंशिकता का जो भौतिक आधार है इसको भी पढ़ लेंगे, हाइब्रिड क्या होता है इसको भी पढ़ लेंगे, लिंग निर्धारण क्या होता है इसको भी पढ़ लेंगे। लगभग यहाँ पे हम लोग आधा चीज आज कवर करेंगे। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 ही क्लास में इसको कवर कर लिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को लिए हैं इस क्लास में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि समय कम होने की वजह से वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना पड़ रहा है। यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ के बाद हम लोग जो है सो कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारण तक। चलिए अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे ये इसको हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट आनुवंशिकता तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है ये है आपका विविधता। विविधता तीसरा पॉइंट क्या होगा, थर्ड नंबर पॉइंट है आपका मेंडल का जो प्रथम नियम है वो, ठीक है। तो मेंडल का प्रथम नियम। इसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चौथा नंबर आनुवंशिकता का भौतिक आधार। आनुवंशिकता का भौतिक आधार। और इसके बाद देखेंगे हाइब्रिड। इसके बाद देखेंगे लास्ट में लिंग निर्धारण। तो इतना चीज दोस्तों आज के इस क्लास में कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मिटा सकते हैं, आप लोग के यहाँ पे आप लोग का जो सहायता यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम रखे हैं रेफरेंस के लिए। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं अब इसको। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है, इस चीज को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आनुवंशिकता जो है यह एक क्या है, यह एक जटिल प्रक्रम है, ठीक है। यह एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पिता का जो विशिष्ट जो उसका जो लक्षण होता है, जो उसका विशिष्ट गुण होता है, माता पिता दोनों का, ठीक है, माता पिता दोनों का जो विशिष्ट गुण और जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वे क्या होते हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। उनके संतान में जाके क्या हो जाता है, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में पहुंचते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता, हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। और बात करेंगे तो आनुवंशिकता का जो सबसे पहले जो इसका जो वो क्या बोलते हैं कि जो जनक थे, ठीक है, आनुवंशिकता का जनक अगर पूछेगा तो ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दें, अगर आनुवंशिकता का जनक पूछता है तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा, आनुवंशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और आनुवंशिकता क्या होता है, इसमें माता पिता का जो आनुवंशिक गुण होता है, जो एक विशिष्ट गुण होता है, वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतान में पहुँचता है, ट्रांसफर होता है। यही आपका कहलाता है आनुवंशिकता। तो आशा करते हैं कि आपको आनुवंशिकता समझ में आ गया होगा। आनुवंशिकता आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका 1-2 नंबर में पूछेगा। ये आपका वैसे मतलब कह सकते हैं, अगर पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट में इसको ध्यान उतना मतलब कि नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए विशेष
इसको यहाँ पे हम आपको जो है सो इसमें ज़्यादा टाइम अभी हमने नहीं दिया है, ठीक है। जिस आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा उसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, तो वैसा आपको यहाँ पे टाइम देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो पॉइंट हम लोग का है सेकेंड, जो कि है विविधता। सेकेंड क्या है? विविधता। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि विविधता क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो विविधता होता है वे आपका दोस्तों वे परिवर्तन जिसके कारण एक ही माता पिता वे परिवर्तन जिसके कारण एक ही माता पिता के दो संतान आपस में दोनों क्या होते हैं? भिन्न होते हैं और दोनों अलग होते हैं, यही आपका कहलाता है विविधता। तो एक बार फिर से देखते हैं। वे परिवर्तन जिसके कारण से एक ही माता पिता, ठीक है, वे परिवर्तन जिसके कारण से एक ही माता पिता के दो संतान, एक ही माता पिता के दो संतान, ठीक है। माता पिता दोनों क्या हैं? माता पिता, ठीक है। सपोज इसके दो संतान हैं, इनके दो संतान हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो दोनों का जो इसका गुण होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ए पसंद करता है सेब खाना और ये पसंद करता है आम खाना, ठीक है। तो यहाँ पे विविधता दोनों में हो जा रहा है। एक ही माता और पिता दोनों तो सेम है, ए का भी और बी का भी, लेकिन ये पसंद करेगा सेब खाना और ये पसंद करता है आम खाना। उसी तरह से अगर खेलने की बात करें तो ये मान लीजिए क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है, क्रिकेट पसंद करता है, लेकिन इसको क्रिकेट नहीं पसंद है, इसको पसंद है कैरम बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ये इसको कैरम बोर्ड पसंद है, इसको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो दोनों का जो पसंद है वो भी अलग है, दोनों का जो भोजन है वो भी अलग है, देखने में भी दोनों अलग है, लेकिन दोनों का जो माता पिता है वो क्या है? एक ही है। तो इस तरह का विविधता भी पाया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वे परिवर्तन जिसके कारण एक ही माता पिता के दो संतान आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो उनमें ये विभिन्नता पाई जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं विविधता, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको विविधता भी समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ पे सिर्फ समझा रहे हैं, इसको अगर देना पड़े, अगर इसको आंसर अगर सिर्फ हमको नोट्स देना होता, नोट्स सिर्फ, तो आपको हम डायरेक्टली नोट्स दे देते, बोल देते, आपको हम डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर देते और डायरेक्टली आपका हम वहाँ पे नोट्स से पढ़ा देते। इतना मेहनत करने का क्या कोई आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा और अपने से इसका आंसर लिखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, हम यही कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो चुका है। अब आता है मेंडल का फर्स्ट नियम। तो नियम तो आप लोग याद कीजिएगा, जो नियम है आपको हम बता देते हैं। मेंडल का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट नियम, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट रूल, फर्स्ट नियम क्या कहता है, ठीक है। तो मेंडल का जो फर्स्ट नियम है वो कहता है कि कोई भी संकर नस्ल की पीढ़ी में जब देखते होइएगा कि कोई भी बीज होता है, ठीक है, कोई भी सीड्स है, तो क्या होता है कि सीड्स अगर हम लोग लगाते हैं कोई भी खेत में, जैसे मटर का ही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि जब हम लोग मटर का खेती कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग तो बीज एक ही तरह का लगाते हैं, एक ही बीज हम लोग पूरे खेत में जो है सो क्या करते हैं, पूरे खेत में मतलब एक ही बीज हम लोग बोते हैं। लेकिन बीज हम लोग जिस प्रकार से बोते हैं तो कहीं पे जो मटर है उसका दाना कहीं पे बड़ा होता है, कहीं पे बड़ा बड़ा मटर फल जाता है, कहीं पे छोटा हो जाता है, कहीं पे जो है सो आपका मीडियम साइज का हो जाता है। तो ये अलग अलग विभिन्नता यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि कुछ उसमें आपका अच्छा दाना होता है, कुछ उसमें आपका अच्छा दाना नहीं होता है। तो ये विभिन्नता क्यों हो जाता है, ये पृथक्करण क्यों हो जाता है, मेनली यही चीज़ कहते हैं। यही मेंडल का जो है हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, पढ़ करके आपको दिखाते हैं। देखिए, किसी भी जो संकर नस्ल की पीढ़ी है इनमें दोनों जो कि एक प्रभावी गुण होते हैं, एक अप्रभावी गुण होते हैं। दोनों जो है गुण साथ साथ में होते हैं, परंतु अगली पीढ़ी में जैसे मतलब उसको हम लोग बोते हैं तो उसके अगली पीढ़ी में क्या होता है कि
उसकी अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। इसे मेंडल का प्रथम नियम या फिर पृथक्करण इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यही मेंडल का फर्स्ट नियम है, यही मेंडल का पृथक्करण का जो पृथक्करण का नियम भी इसी को कहते हैं, मेंडल का फर्स्ट नियम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आपका सेम है। तो अगर यहाँ पे पृथक्करण का नियम कहेगा तो भी आपको यही है, और मेंडल का फर्स्ट नियम कहेगा तो भी आपका यही होने वाला है। तो दोस्तों इसका अगर कहिएगा तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाना था, इसलिए थोड़ा इसको और हम लेकर के जाते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको हम एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं, और जो एग्जाम में आपको जो चीज़ लिखना है, जो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, मेन पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा। इस बात का यहाँ पे हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। ठीक है, गुणसूत्र और इसके कार्य, हम लोग को एक चीज और यहाँ पे देखना है। चलिए पॉइंट दे देते हैं, गुणसूत्र, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको हम कवर करवा दें। गुणसूत्र देख लेंगे और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो ये सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र का सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल हम लोग का जो मानव शरीर में जो गुणसूत्र का संख्या होता है टोटल, वो कितना होता है? टोटल जो गुणसूत्र होता है ये होता है 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है। और अगर जोड़ा में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा मतलब कि 2 गुणसूत्र। ठीक है, एक जोड़ा में कितना गुणसूत्र हो गया? 2 गुणसूत्र। ये क्या करते हैं? 2 गुणसूत्र ये सिर्फ और सिर्फ लिंग निर्धारण के लिए होते हैं। क्यों होते हैं? लिंग निर्धारण के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं ये एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ये। और ये जो पुरुष में होते हैं, पुरुष, यहाँ पे हमने लिंग निर्धारण नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम आपको ये चीज़ भी इसमें हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, देखिए पुरुष और यहाँ पे महिला, स्त्री। ठीक है, एक एक जोड़ा जो होता है गुणसूत्र वो क्यों होता है? तो लिंग निर्धारण करते हैं ये गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष में होता है X और Y होता है, महिला में होता है X और X, यानी कि बच्चा पुरुष हो मतलब बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ये निर्धारण कौन करता है? तो ये जो पुरुष का यहाँ पे गुणसूत्र होता है यही यहाँ पे डिसाइड करता है। महिला का यहाँ पे गुणसूत्र डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे निर्धारण होगा कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, कैसे पता चलेगा? तो ये पुरुष के गुणसूत्र से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए सपोज करते हैं यहाँ पे आपका X और X दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे X और Y दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यदि X और X मिलेंगे तो ये आपका जो शिशु है वो क्या होगी? गर्ल होगी। और X और Y ये अगर आपस में मिलते हैं गुणसूत्र तो ये क्या बनाएंगे? ये बॉय। ठीक है, यानी कि ये लड़का होगा और ये लड़की होगी। तो इस तरह से यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है। इसी को आप लोग ऐसे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये आपका आसान होता है, आप लोग आसानी से अगर ये
बना करके लिख दीजिएगा, तो जो आपका एग्जामिनर है उसको भी अच्छे से आप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप लोग इसको लिखिएगा और ऊपर में थोड़ा सा इसको आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे गुणसूत्र देख रहे थे। गुणसूत्र का संख्या हमने बता दिया कितना होता है। एक जोड़ा जो होता है ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो जो गुणसूत्र है इसका खोज की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुणसूत्र का खोज, तो गुणसूत्र का जो खोज है ये कब हुआ था और किसने किया था? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था इसका खोज? 1857 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और ये कौन किया था? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, कौन किया था? स्ट्रासबर्गर के द्वारा जो है खोज किया गया था। यहाँ पे जो गुणसूत्र है इसका खोज कौन किया था? स्ट्रासबर्गर। इसको एक में भी लिख सकते हैं, एक ही में लिखा जाता है इसको, तो स्ट्रासबर्गर आपको एक ही में लिखे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गुणसूत्र का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक होता है इसमें जो एक धागा नुमा संरचना दिखाई देता है, यही जो है क्या कहलाता है? यही आपका जो है गुणसूत्र जो है कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि गुणसूत्र का क्या क्या कार्य होता है। गुणसूत्र का कार्य की बात कर लेते हैं। तो एक कार्य तो होता है लिंग निर्धारण का कार्य होता है, और बताते हैं आपको एक दो कार्य आपको हम और यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको हो गया होगा, तो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे लिंग निर्धारण आपको हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्य। किसका कार्य है? तो गुणसूत्र का कार्य है। पहला कार्य क्या होता है? तो लिंग निर्धारण का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा कार्य की बात करेंगे। दूसरा क्या होता है? तो गुणसूत्र जो होता है प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये हो गया आपका। अब तीसरा नंबर की बात कर ले हम यहाँ पे। तीसरा जो कार्य जिसका है वो आप लोग लिख सकते हैं कि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन और कोशिका विकास में सहायक होता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विकास में सहायक। कोशिका विभाजन और कोशिका विकास। ठीक है, कोशिका विभाजन कोशिका विकास में सहायक होता है। तो ये तीन कार्य आपको लिखना है गुणसूत्र का। तो गुणसूत्र का कार्य भी देख लिया, गुणसूत्र का डेफिनेशन भी आपको हमने बता दिया था कि जो कोशिका विभाजन है, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक में जो धागा नुमा एक संरचना दिखाई पड़ता है वही क्या होता है? वही आपका गुणसूत्र होता है। ठीक है, गुणसूत्र का कार्य की बात करें तो गुणसूत्र का कार्य यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला है लिंग निर्धारण का कार्य करता है, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित कर, प्रोटीन जो संश्लेषण होता है उसको नियंत्रित करता है, तीसरा है कोशिका विभाजन और कोशिका विकास में सहायक होता है। अब यहाँ पे संख्या हम आपको बता दिए थे कि संख्या जो होता है 46 गुणसूत्र होता है। जोड़ा में बात करेंगे तो 23 जोड़ा होता है, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ये आपका होता है लिंग निर्धारण के लिए, ये उत्तरदायी होता है। तो एक आप लोग लिखिएगा कि एक जोड़ा इसमें जो गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। खोज की बात करेंगे तो इसका खोज हुआ था 1857 में। कौन किया था? तो स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हम लोग का ये हो गया है। अब आनुवंशिकता का भौतिक आधार और हाइब्रिड, ये दो चीज बचा हुआ है, तो ये दोनों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी अब हम इरेज कर सकते हैं।
चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, जब दो विभिन्न लक्षण वाले पौधे, सपोज करते हैं कि एक जो आपका जो है यहाँ पे मटर का ही पौधा है, एक जो मटर है वो जो है बहुत बड़ा बड़ा फलता है, ठीक है। ये विशेषता है उसका कि मटर जो है पूरा काफ़ी बड़ा बड़ा फलता है। उसका जो दाना है वो भी मतलब कि अच्छा होता है, लेकिन उसका जो फल है वो कम देता है, वो फल ही कम देता है, इस वजह से पैदावार कम होता है। लेकिन दूसरा जो मटर है उसका ये विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा फलता है, लेकिन वो जो है उसमें दाना जो है उतना विकास नहीं कर पाता है, उसका दाना उतना विकास नहीं कर पाता है, और वो जो है उतना मतलब कि बड़ा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है, ये उसमें है। तो ये दो प्रकार का मटर है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों मटर को उसमें हम लोग दोनों को जो है सो क्या करते हैं, दोनों को एक विधि होता है क्रॉस विधि, ठीक है। क्रॉस विधि से जो हम लोग क्या करेंगे, एक नया हम लोग जो है सो बीज का निर्माण करेंगे, नया हम लोग एक सीड बनाएंगे, ठीक है। दोनों को मिला करके नया सीड बनाएंगे, और उस सीड में क्या होगा कि दोनों का गुण आ जाएगा, या मतलब कि दोनों का गुण आ जाएगा। जो बड़ा बड़ा फल रहा था उसका गुण आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फल रहा था वो भी गुण आ जाएगा। तो अब जो नया हाइब्रिड बनेगा उसका क्या विशेषता हो जाएगा, उसका यही विशेषता हो जाएगा कि अब जो मटर फलेगा वो बड़ा बड़ा भी होगा और ज़्यादा ही फलेगा, और जो उस मतलब कि बहुत ज़्यादा फलेगा, ज़्यादा उसमें मटर भी फलेगा भी ज़्यादा। तो ये सब विशेषता अब इसमें आ जाएगा। तो यही होता है हाइब्रिड। ये कई सारे में सब्जी में भी होता है, जैसे भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, और बहुत सारी चीज़ है। जैसे अब तो यहाँ पे आपका जो गन्ना है इसमें भी आ चुका है, इसमें भी हाइब्रिड आ चुका है। तो अब जो हाइब्रिड का जो गन्ना होगा पूरा मोटा मोटा एकदम देखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है सो ये हाइब्रिड यही होता है आपका, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड के बाद आपका एक लास्ट बचता है आनुवंशिकता का भौतिक आधार। तो हम लोग देख लेते हैं कि आनुवंशिकता का भौतिक आधार क्या है, ये आपको हम समझा देते हैं। देखिए आनुवंशिकता का भौतिक आधार, आनुवंशिकता का जो भौतिक आधार है इसका सीधा अर्थ है वे शारीरिक भौतिक संरचनाएं जिनके माध्यम से आनुवंशिकता संबंधी घटनाएं होती हैं, या जिनके माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण संतानों के शरीर में पहुंचते हैं। तो यही आपका होता है आनुवंशिकता का भौतिक आधार। इसको दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आप लोग कहिएगा तो हम इसका जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका नोट्स चाहिए, तो हम आपको अवेलेबल अवश्य करवा देंगे। और इसका जो लास्ट क्लास है वो आपको कल मिल जाएगा, लास्ट क्लास से, या फिर हो सकता है कि एक और क्लास बनाना पड़े, ठीक है। तो आज शाम में एक और क्लास हम प्रयास कर रहे हैं कि आज ही बना दें, और इसके बाद जो कल है, कल आपका इसका जो है लास्ट क्लास मिलेगा, यानी कि ये चैप्टर हम आपका समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।